Hello everyone, myself Kajal. I am a student of BSc Chemistry Honors third year. Today I am going to give a presentation on topic energy production in living organism. सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी डे टू डे लाइफ के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें एनर्जी जब मिलती है जब हम खाना खाते हैं। प्लांट और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कि CO2 plus H2 in the presence of sunlight and chlorophyll they will give glucose having formula C6H12O6। लेकिन ह्यूमन बींग के अंदर ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है जिससे वो अपना खाना खुद बना सकें, तो इसलिए उनको खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जब ह्यूमन बींग खाना खाता है तो तब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। अब ये एनर्जी सिंपल ऐसे तो नहीं कि भी हमने खाना खाया सीधी एनर्जी आ गई, नहीं। हमारा जो खाना है उसकी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होती है तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है। अभी जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भी एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन that will act as a biological catalyst, means they will catalyze the biochemical reaction in the human body। मीन्स जो भी आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं उनके स्पीड को इंक्रीज करना, रेट को इंक्रीज करना, वो बेसिकली काम होता है एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स का क्या नेचर होता है। कुछ आपके एंजाइम्स सिंपल प्रोटीन होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। कुछ जो आपके एंजाइम्स है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी बेसिकली ऐड होता है। और उन नॉन प्रोटीन ग्रुप को बेसिकली हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली बोलते हैं। प्रोस्थेटिक्स ग्रुप डिफाइंड एज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, इट मे बी मेटल और मे बी द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एसोसिएट विद द प्रोटीन पार्ट, देन इट इज नोन टू बी द टर्म प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये दो तरीके का होता है, एक होते हैं कोफैक्टर, दूसरे होते हैं आपके कोएंजाइम। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट मेटल एसोसिएट विद द प्रोटीन पार्ट कॉल द टर्म कोफैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो दो शब्दों के मिल से बना है, एक होता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन मेटल के लिए यूज हम करते हैं, ग्लोबिन फॉर द प्रोटीन के लिए बेसिकली यूज हम करते हैं। तो इट मीन्स कि जो आयरन है वो एक कोफैक्टर है। सेकेंड इज अ कोएंजाइम, कि जब नॉन प्रोटीन पार्ट लाइक द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है प्रोटीन पार्ट के साथ, देन उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। जैसे TPP, लाइपोइक एसिड, NAD, NADH, या फिर कोएंजाइम ए, जिसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि भी कोएंजाइम क्या होते हैं। बट अब तक हमें इतना पता है कि जो कोएंजाइम है उसका मेन वर्क होता है कि वो एक्टिवेट करते हैं बेसिकली इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम्स जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस कराते हैं। अब जो फास्टेस्ट एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज अ कार्बोक्सी एनीहाइड्रेज। अब व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स, दे आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम्स। Enzyme are the biocatalyst, main work to increase the speed of a reaction. They are highly specific in nature. Small amount of enzyme can catalyze the reaction. They can act at a particular temperature like the 37 डिग्री सेल्सियस। जब हमें बुखार होता है तब लगभग हमें भूख नहीं लगती, क्यों? क्योंकि ये एंजाइम है वो केवल 37 डिग्री सी पे ही काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा होता है, मान लो 45 डिग्री सी हो जाए, मतलब जब हमें फीवर हो जाता है, तभी एंजाइम काम नहीं करते, हमारी बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमें भूख लगनी भी बंद हो जाती है। हमें लगती है तो बहुत ही कम लगेगी। और जो एंजाइम होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पीएच पे बेसिकली काम है वो करता है। और ये बताया जाता है कि भी जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो कंट्रोल करता है इनहिबिटर, और उस प्रोसेस को इनहिबिशन बेसिकली बोलते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, बट जो खाना है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जब से हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ये सभी एक कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में होते हैं। हमारी बॉडी इतनी भी एडवांस नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को इजीली, मतलब विदाउट किसी अनदर फॉर्म में चेंज किए बिना ही डाइजेस्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसी प्रोसेस होती है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स or the non-diffusible food into the diffusible food with the help of enzyme is known to be the term digestion.
डाइजेशन के अंदर जो डिफ्यूजिबल फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करेगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड वी विल गेट द एनर्जी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भी हमारी बॉडी के अंदर किस किस पीएच पे कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन सा खाना डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले हम खाना लेते हैं वो माउथ में ही जाएगा। अब माउथ के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज अ स्लाइवरी माइलेज। ये क्या काम करता है, ये हमारे खाने के साथ बेसिकली मिक्स होगा और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो सिंपल माउथ में होता है। माउथ में जो लगभग पीएच है वो 6 से 7 होती है और खाना 5 से 60 सेकेंड तक बेसिकली हमारे माउथ के अंदर रहता है। जैसे ही स्लाइवा खाने के अंदर मिक्स हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप खाना स्टमक के अंदर पहुंचेगा। स्टमक के अंदर लगभग खाना 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक रहता है। इसकी पीएच 1 से 3 होती है। एंजाइम एक पिप्सिन या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा इन आवर स्टमक। कि जनरली जो प्रोटीन होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सिंपल फॉर्म उसके अमीनो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। फिर आएगा कि जो खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग जो खाना वो 1 से 2 घंटे तक रहता है। इसके अंदर जो डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की और फैट की इनटू द फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सी पेप्टेज लाइपेज के द्वारा कंप्लीट हो जाता है। लगभग जो एंजाइम किस पीएच पे वो लगभग 6 से 7.5 पीएच के ऊपर काम बेसिकली करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा टाइम तक खाना लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, लगभग 12 से 24 घंटे खाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट आउट हो जाता है। जो भी एंजाइम्स इधर एक्ट करते हैं उनकी पीएच लगभग 6 से 7 आपको देखने को ऑलवेज मिल पाती है। तो विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया। कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। जो प्रोटीन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड एंड द फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। अब आता है कि भी एंजाइम एक्शन क्या करता है, उसका क्या मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में बताते हैं। जो मोस्ट थ्योरी दी गई थी एंजाइम के बारे में वो थी लॉक एंड की। नाम से ही है कि एक ताला और एक चाबी। ये कहते हैं कि हर एक ताले की एक ही चाबी होती है। कि एक चाबी जिसकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है लॉक के जहाँ से लॉक खुलता है वही बेसिकली उसकी की होती है। मतलब एक लॉक की एक से ज़्यादा की नहीं हो सकती, एक लग गई तो लग गई। तो सिमिलरली वही चीज़ एंजाइम के साथ होती है लोकर की थ्योरी के अंदर कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए ही काम करता है। अब इसकी कैसे मैकेनिज्म करता है वो 3 स्टेप से करेगा। सबसे पहले सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ एंड फॉर्म सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। Enzyme have the active site having specific shape and size. Those substrate which have the similar size as the size of the active site of the enzyme, then they will interact with the active site of enzyme with the help of Van der force of attraction hydrogen bond and form the substrate enzyme complex. Second क्या होगा, formation of product in the complex। कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बैरियर सो दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्टार्ट टू रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं कि जो एंजाइम है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, अब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बेसिकली फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड स्टेप होगा रिलीज ऑफ प्रोडक्ट बाय द एंजाइम। कि अब जो प्रोडक्ट बना उसकी नो लॉन्गर इंटरेक्शन विद एंजाइम की एंजाइम के साथ उसकी कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। अगर एंजाइम के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं तो अब बेसिकली जो आपके एक्टिव साइट्स हैं वो उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। अब नाउ जो एंजाइम है वो फ्रीली अवेलेबल, फ्रेश एंजाइम अवेलेबल है। आप कोई नया सबस्ट्रेट जिसका शेप और साइज सिमिलर होगा वो उसके साथ आएगा और उसके साथ इंटरेक्शन होगी एंड दिस रिएक्शन विल बी अकर, वो दोबारा से हो जाती है। तो इस थ्योरी को बेसिकली लॉक एंड की थ्योरी कहा गया। लेकिन दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि भाई ये केवल एक ही सबस्ट्रेट के लिए ही है। अगर मान लो कि भाई एक एंजाइम है, अगर वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के लिए काम करता तो उसकी यूटिलिटी और भी ज़्यादा होती। तो एक नई थ्योरी दी गई जिसने इसी के बारे में एक्सप्लेन किया, दैट इज़ द इंड्यूस फिट थ्योरी।
जिसने एक्सप्लेन किया कि वन एंजाइम कैन एक्ट ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ये भी 3 तरीके से काम किया इसने। सबसे पहले बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द एंजाइम एंड फॉर्म द सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा कि एंजाइम है उसके पास उसकी इनएक्टिव साइट है। जैसे ही सबस्ट्रेट आया, अब सबस्ट्रेट ने देखा कि उसकी शेप एंड साइज बिल्कुल डिफरेंट है आपके जो साइट्स हैं एंजाइम से साथ, लेकिन जैसे ही उसके साथ वो बाइंड करने की कोशिश करने लगा एंजाइम के साथ, नाउ देयर वाज अ चेंज, एक चेंज उसने मतलब जैसे इंटरेक्शन होनी शुरू हुई तो सबस्ट्रेट ने उसके अंदर एक चेंज ला दिया, उसकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज होगी। जैसे सबस्ट्रेट की है वैसे ही शेप बेसिकली एक्टिव साइट की बन जाएगी और वो अपने आप को एक बेसिकली सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बेसिकली फॉर्म है वो हो जाता है। सेकंड, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द कॉम्प्लेक्स, कि भी कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर बेसिकली मतलब जो आपके एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। जैसे उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जो ज़्यादा आपके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड, रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट बाय द एंजाइम्स, कि जो भी एंजाइम्स होंगे वो अपने अंदर से मतलब जो भी प्रोडक्ट के साथ अभी इंटरेक्शन है ही नहीं, अगर प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्शन है ही नहीं तो वो उनको रिलीज करेगा। अब जो भी एक्टिव साइट्स थी वो अगेन इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कोई नया सबस्ट्रेट आएगा जिसकी शेप एंड साइज डिफर होगी, फिर वो इंटरेक्शन करेगा, फिर वो शेप और साइज को अपनी तरफ एडजस्ट कर लेगा और आपकी रिएक्शन एज इट इज चलती रहती है। तो ये थे 2 मेन मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन, फर्स्ट लॉक एंड की एंड सेकेंड इज अ इंड्यूस फिट थ्योरी। अब आते हैं जो हम एंजाइम पढ़ रहे हैं उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ बेसिकली यूज करते हैं। फर्स्ट, it is used in the manufacturing of cheese by the coagulation of milk. Second, it is used in the production of medicines like the insulin है या फिर penicillin है, वो एंजाइम के द्वारा बनाए जाते हैं। Third, it is used in curing the disease. लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक एंजाइम है दैट इज स्ट्रेपोकाइनेज। स्ट्रेपोकाइनेज क्या काम करता है, ये बेसिकली जो ब्लड क्लॉट होता है उसके साथ डिजोल्व हो जाता है और जो हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम, जो भी मतलब हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। फोर्थ आती है कि इट इज़ यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन है, बियर है, विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस से बेसिकली करेगा। कहते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन अकर करते हैं। एक होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच कन्वर्ट द मिल्क इनटू द कर्ड। सेकेंड इज द पेप्सिन, जो हमने पढ़ाया ही था कि पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर जो यूरिया है उसको अमीनो एसिड अमोनिया एंड CO2 के अंदर कन्वर्ट करने का काम यूरीज के द्वारा किया जाता है। फिर जो मतलब कार्बोहाइड्रेट कैसे होगा, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। आफ्टर दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ जाइमेज। फिर जो स्टार्च है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज विद द हेल्प ऑफ डाइटेज एंजाइम एंड जो माल्टोज है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ द माल्टेज एंजाइम। तो हमने देखा कि किस तरीके से एंजाइम कैसे एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये था बेसिकली एंजाइम्स का पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाली जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि एक प्रोसेटिक ग्रुप था जो आपके मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, जब वो एसोसिएट हो रहा था प्रोटीन पार्ट के साथ, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं, जो हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उस पार्ट को क्लियर करेंगे कि भाई आपके कोएंजाइम क्या होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। कोएंजाइम्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज एसोसिएट विद द प्रोटीन पार्ट। इसको हम कोएंजाइम कहते हैं कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एसोसिएट करती है किसी प्रोटीन पार्ट के साथ तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर कोएंजाइम एक्टिवेट करता है इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। कुछ आपके वाटर जनरली जो कोएंजाइम्स होते हैं वो विटामिन होंगे, फिर ड्राइव्ड फ्रॉम द विटामिन, कि विटामिन से ही बेसिकली बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोएंजाइम ए होता है या फिर TPP होगा, NAD होगा, NADH होगा, लाइपोलिक एसिड, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाते हैं, दे वर्क एज अ प्रीकर्सर टू द कोएंजाइम्स। अब आते हैं कि सिंपल जब आपका नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होता प्रोटीन पार्ट के साथ, जो जो प्रोटीन पार्ट रह गया उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। जब एपो एंजाइम और प्रोटीन पार्ट दोनों ही जो एपो एंजाइम हो गया जो नॉन प्रोटीन पार्ट था, जब उसके साथ बेसिकली आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगता है, नॉन प्रोटीन पार्ट लगता है, तब वो मिल जाता है होलो एंजाइम और उसी को हम बेसिकली आपका को एंजाइम है वो बोलते हैं।
अब आते हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कोएंजाइम ए का। कोएंजाइम ए इज ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन B5, दैट इज पेंटोथोनिक एसिड। पेंटोथोनिक एसिड क्या होगा? पेंटोथोनिक एसिड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होगा पेंटोइक एसिड और दूसरा पार्ट होगा अमीनो एसिड का। पेंटोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2OH, फिर CH3CH3 COH, C डबल बॉन्ड O। वो अल्फा अमीनो से जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड NH CH2 C डबल बॉन्ड OH। जो वोल स्ट्रक्चर है ये आपका पेंटोथेनिक एसिड है। एक आता है सिस्टीन। सिस्टीन का फॉर्मूला होता है NH2CH C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर SH ग्रुप। अब क्या होगा कि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, जो पेंटोथोनिक एसिड के अंदर जो अमीनो ग्रुप है उधर से OH, और जो सिस्टीन में से जो NH2 है उसका H, वाटर रिमूव होकर पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली फॉर्मेशन होगी। फिर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिस्टीन ग्रुप पे लगा हुआ है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब जो एंटायर मॉलिक्यूल बन गया पेंटोथोनिक एसिड विद द सिस्टीन, वो कंबाइन करेगा ADP के साथ विद द हेल्प ऑफ दी एस्टेरिक बॉन्ड, जिसको हम फोस्फो एस्टर बॉन्ड भी बेसिकली बोलते हैं। और जो कलेक्टिवली जो फॉर्मूला बना दैट इज इन कोएंजाइम ए, उसका फॉर्मूला होगा POO, फिर O, फिर CH2, फिर CH3 COH, C डबल बॉन्ड O, NH CH2 C डबल बॉन्ड O, NH CH2 SH। ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ CH2, एक राइबोस शुगर, राइबोस पार्ट होगा, उसमें एक OH और एक फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली जुड़ा होगा सेकेंड पार्ट के ऊपर। एंड ऊपर होगा pyridine पार्ट, उसके साथ NH2, एंड देन पेंटोज टाइप, मतलब एक पेंटेट टाइप स्ट्रक्चर होगा, एंड उसके अंदर आपको दो नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। तो वोल स्ट्रक्चर दैट इज एन कोएंजाइम ए बनेगा। कोएंजाइम ए की कहाँ कहाँ यूटिलिटी होती है, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं कोएंजाइम ए को? इट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी प्रोडक्ट लाइक द फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल के अंदर यूज करते हैं। इट इज यूज इन द एनर्जी मेटाबॉलिज्म फॉर पायरुवेट एंटर इन द क्रेब साइकिल। जो कोएंजाइम ए है इसका यूज करते हैं द कन्वर्जन ऑफ, जब अल्फा कीटोग्लूटरेट को कन्वर्ट करते हैं सक्सेनाइल कोएंजाइम के अंदर क्रेब साइकिल के अंदर, तो इसका बेसिकली यूज करते हैं, जो हम फर्दर आगे क्रेब साइकिल के अंदर स्टडी करेंगे। सेकेंड आता है दैट इज द NAD एंड NADH, जो बेसिकली नाइसिन विटामिन B3 से प्रिपेयर्ड होते हैं। अभी बनेंगे कि जो नाइसिन है वो, मतलब नाइसिन वर्ड इज यूज्ड फॉर बोथ निकोटिन अमाइड एज वेल एज निकोटोइक एसिड। होते कैसे? pyridine स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड NH, ये हो गया निकोटिन अमाइड। pyridine स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH, दैट इज द निकोटोइक एसिड। ये दोनों ही का यूज करते हैं NAD और NADH बनाने के लिए। NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADH होता है NADP, सॉरी, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड 2 फॉस्फेट। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जो NADP है उसके अंदर जो राइबोस पार्ट है उसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है। दोनों के अंदर दो दो फॉस्फेट ग्रुप होंगे, एक पेंटोज शुगर। NAD के अंदर दोनों OH ग्रुप्स होंगे राइबोस पार्ट के ऊपर, लेकिन NADP के अंदर एक OH और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। ऊपर सेम पेंटोज पार्ट और उसके ऊपर निकोटिन अमाइड, सेम फॉर द NADP में भी ऐसा आपको देखने को ऑलवेज मिल जाता है। NADP है वो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तब वो NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी आगे यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड, DNA सिंथेसिस एक्सेट्रा। जो NAD होता है उसको हम यूज करते हैं किसकी फॉर्मेशन, अगर मेरे को NAD को यूज करना है तो भी इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट को, जब हम एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब इसका यूज किया जाता है। या फिर इसके साथ साथ NAD का अगर हम यूज करते हैं तो जो आपकी क्रेब्स एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस के अंदर, जिसमें ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को जब हम कन्वर्ट करते हैं ना 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, तब NAD का बेसिकली यूज है वो किया जाएगा। अब आते हैं थर्ड को एंजाइम दैट इज द लाइपोइक, कि को एंजाइम ड्राइव फ्रॉम द लाइपोइक एसिड। लाइपोइक एसिड फॉर्म द अमीनो,
जो अमाइड लिंकेज बेसिकली बनाता है विद स्पेसिफिक लाइसिन रेजिड्यू ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। सिंपल, लाइपोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है एस, दो सल्फर पेंटे, कोई भी आपकी पेंटा रिंग होगी मतलब जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होंगे, 2 सल्फर ग्रुप लगे होंगे, फिर आपके CH2 4, फिर C डबल बॉन्ड OH। अब क्या होगा कि जो C डबल बॉन्ड O है उसमें से OH रिमूव कर कर NH, और उसके साथ जो आपके लाइजीन एंजाइम है वो बेसिकली आके लिंक करते हैं। जो लाइपोअमाइड प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एसाइल कैरियर इन द क्रेब्स साइकिल। लाइपोइक एसिड बताते हैं कि एक विटामिन नहीं है, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर इट कैन बी प्रिपेयर्ड हो सकता है। अब आता है फोर्थ जो को एंजाइम है जिसको हम ड्राइव्ड करते हैं फ्रॉम द थाइमीन विटामिन B1, दैट इज TPP। TPP स्टैंड फॉर द थाइमीन पायरोफॉस्फेट। जब थाइमीन कंबाइन करता है पायरोफॉस्फेट के साथ, पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है H4P2O7, कंबाइन करता है थाइमीन। थाइमीन में क्या होगा, एक अमीनोपिरिडीन होगा, पायरिडीन, वो कनेक्ट होगा थायोजोल के साथ, थायोजोल में एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल मतलब हाइड्रोक्सी जिसके अंदर OH ग्रुप होगा, वो दोनों ही कनेक्ट होंगे मिथाइल रिंग के मतलब मिथाइल ग्रुप के साथ। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ TPP बेसिक बनता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। अब जो TPP है या फिर थाइमीन है, दोनों में थायोजोल होता है। थायो वर्ड इट इज यूज फॉर सल्फर एंड जोल वर्ड दैट इज यूज फॉर द नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है टू स्टेबलाइज द चार्ज, जब ट्रांसफर करते हैं ना तो उसमें बहुत ही यूजफुल होगा आपका थायोजोल रिंग। अब TPP कहाँ यूज करेंगे, क्रेब्स साइकिल के अंदर जब पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, तब बेसिकली हम इसका यूज करते हैं TPP का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एनर्जी एक्सट्रैक्शन और इन सेलुलर प्रोसेसेस, इन कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर थाइमीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो मतलब डेफिशिएंसी हो जाए, तो जो पायरुवेट बनता है उसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, कि वो जमना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से जो इट विल स्टार्ट टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्ट को भी, बेसिकली हार्ट अटैक आने के चांसेस या जो भी प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा बेसिकली बढ़ जाते हैं। अब हमने एंजाइम और को एंजाइम स्टडी कर लिया जो हमारी प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है वो करते हैं। अब हमने खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, अब इस चीज के बीच में क्या हो रहा होगा, इसके बीच में हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन मिलती कैसे, विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रेक डाउन, खाना टूटेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफरेंस क्या है, एयर मीन्स एयर, anaero means absence of air. Aerobic respiration, it is a type of respiration which take place in the presence of oxygen called the aerobic respiration. Anaerobic respiration, it is a type of respiration which is take place in the absence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है खाने का, मतलब ब्रेकडाउन होता है खाने का, लेकिन एनारोबिक में अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है। जो एरोबिक मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लांट या फिर एनिमल के अंदर होता है, लेकिन जो एनारोबिक होता है इट विल बी टेक प्लेस इन स्मॉलर एनिमल लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अगर प्रोकैरियोटिक है तो जो रेस्पिरेशन है इट विल बी टेक प्लेस इन द इन द साइटोप्लाज्म, बट यूकैरियोटिक के अंदर ये साइटोप्लाज्म एज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही होता है, इन द एनारोबिक इन द एनारोबिक जो भी ऑर्गेनिज्म एनारोबिक प्रोसेस बेसिकली शो करते हैं। अगर आपकी प्रोसेस होती है एरोबिक तो उसमें C6H12O6 प्लस O2 इट विल गिव CO2 प्लस H2O प्लस ATP। बट अगर प्रोसेस है एनारोबिक तो ये लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस कर सकती है या फिर इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है। अगर लैक्टिक एसिड जर्नली मसल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं कि C6H12O6 with insufficient amount of O2 it will give lactic acid plus ATP। ईस्ट के अंदर प्रोसेस होते हैं कि जब आपका ग्लूकोज कंबाइन करेगा O2 मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ O2 की भी एब्सेंस ही मान लो, एंड इट विल गिव इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP बेसिकली प्रोड्यूस्ड है वो हो जाती है।
अब जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो मोस्ट सुटेबल सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। मोस्टली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको पहले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में एंड फर्दर प्रोसेस चलती रहेगी। अब ये कहते हैं कि और भी सबस्ट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं। हम फैटी एसिड मतलब जो आपका फैट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन भी यूज़ कर सकते हैं। फैटी एसिड है वो दो पार्ट में ब्रेक डाउन, फैट दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। एक फैटी एसिड मिलता है, दूसरा आपको मिलेगा ग्लिसरॉल। फैटी एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एसाइल कोएंजाइम, और एसाइल कोएंजाइम से दोबारा से फैटी एसिड बन सकता है। और जो ग्लिसरॉल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोस्फोग्लाइको ग्लिसरेल एल्डिहाइड पीजीएल, और फर्दर हम पीजीएल दोबारा से यूज कर ग्लिसरॉल में प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड दोबारा से प्रोटीन में भी कन्वर्ट कर सकता है। मतलब हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है इट इज एन एम्फोबोलिक प्रोसेस। एम्फोबोलिक का मतलब क्या आता है, ये कैटाबोलिज्म भी है और एनाबोलिज्म भी है। मतलब ये कैटाबोलिज्म का मतलब होता है खाने का ब्रेक डाउन होना। अब जैसे देखा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट रहा है, सिमिलरली फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट होता है, लेकिन दोबारा से एनाबोलिज्म वो बन भी रहा है कि ग्लूकोज कंबाइन करके कार्बोहाइड्रेट बन जाए, दूसरे पार्ट अमीनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो द रेस्पिरेशन इट इज एन एनाबॉलिक एम्फीबॉलिक प्रोसेस बेसिकली उसको हम बोलेंगे। अब आते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमें स्टडी ही बेसिकली करनी है। तो उसमें सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। Glycolysis, it is a first step of the energy production. It is also called the EMP pathway because it is given by a scientist named Amiden Meyerhoff Parnas. This process take place in cytoplasm. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ये प्रोसेस होती है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है या नहीं है तो ये हमेशा एनारोबिक ही शो करेगा, चाहे ऑक्सीजन हो तब भी एनारोबिक ही होगा। इट इंक्लूड द मतलब इट इंक्लूड 3 प्रोसेस इन्वॉल्विंग 10 मिनी स्टेप्स। इसमें सबसे पहले होता है फोस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लूकोज। कैसे होगा कि जो मोस्ट फेवरेट सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, पहले वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को मतलब जो एंजाइम है दैट इज अ ग्लूकोकाइनेज एंड Mg2 पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर। फिर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फोस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा। फिर आ जाएगा कि जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेज के द्वारा। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट आया वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक में होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक कन्वर्ट होगा ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम विल बी सेम एल्डोलेज एंजाइम होगा। अब जो मतलब इस प्रोसेस से केवल एक ही मतलब जब एक ही बेसिकली ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मोल बेसिकली प्रिपेयर हुआ है। अब जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है वो दोबारा से कन्वर्ट होगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो इस प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस हुई दैट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, उसमें हमें 2 मोल मिले ग्लिसर एल्डिहाइड 6 फॉस्फेट के। अब जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो अगेन अब कब ऑक्सीडेशन होगा बाय द डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस दैट इज द थर्ड स्टेप। इसमें जो हमारा बाय प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट बना था दैट इज द ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो कन्वर्ट होगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। फिर जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ कौन सा फोस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज, एंड आफ्टर दैट जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ इनोलेज, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, और एट लास्ट जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट एसिड विद द हेल्प ऑफ पायरुविक काइनेज के द्वारा। इस प्रोसेस के अंदर जब फोस्फोइनोल कन्वर्ट होता है बेसिकली जो आपका जब
3 फॉस्फोपाइरुवेट कन्वर्ट होता है फॉस्फो इनोल पाइरुवेट में, तब वाटर रिलीज बेसिकली होता है। अब आते हैं कि भी टोटल प्रोसेस थी जिसमें जो 6 मेंबर्ड कार्बन था ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो जाता है 3 मेंबर्ड पाइरुवेट, जिसके आपको 2 मोल बेसिकली बनते हैं। अब इसके अंदर कितनी एटीपी प्रोड्यूस्ड हुई उसके पहले हम बारेंगे कि हाउ मच मतलब एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड। एटीपी को निकालने के 2 मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब कि भी हमने देखा कि इस प्रोसेस के दौरान जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तब एक एटीपी यूज होती है। तब कन्वर्ट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर, जब मतलब एक और एटीपी यूज हुई, तो टोटल कितनी एटीपी यूज होगी, 2 एटीपी बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है। अब इस प्रोसेस के अंदर जब ग्लूकोज ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फेट, तब 2 एनएडीएच प्रोड्यूस एनएडी कन्वर्ट होते हैं एनएडीएच के अंदर। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तब एक एटीपी प्रोड्यूस्ड होगी। लास्ट स्टेप के अंदर जब फॉस्फो इनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड के अंदर, तब भी एक एटीपी प्रोड्यूस्ड होगी। तो डायरेक्ट मेथड से निकालो तो एटीपी बनी 4 है और यूज 2 हुई हैं, तो नेट एटीपी बेसिकली आपकी 2 एटीपी यूज होगी। इनडायरेक्ट मेथड से कि जो एक एनएडीएच है वो बराबर होता है 3 एटीपी के, इधर बने 2 एनएडीएच मतलब एनएडीएच है, तो आपकी टोटल 6 एटीपी। तो ग्लूकोज में अगर मैं टोटल एटीपी बताऊं तो वो 8 एटीपी विल बी प्रोड्यूसेस इन द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। अब ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बन चुका है, अब आएगी फेट ऑफ द पाइरुवेट कि पाइरुवेट का भाग्य क्या है, कि वो किस स्टेप से जाएगा, कि वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन होगा। अगर ये प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाती है देन क्रेब्स साइकिल होगा। क्रेब्स साइकिल में उसको एसाइल मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, अगर और एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस्ड होती है। अगर ये प्रोसेस जाती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द absence ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नोन टू बी द टर्म फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होगी। द प्रोसेस इन विच NADH transfers electron to the acetyl aldehyde to produce the ethanol as a byproduct, then it is known to be the term अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, फिर पाइरुवेट CO2 को लूज कर देगी कि 3 मेंबर था वो 2 में कन्वर्ट हो गया, 2 मेंबर को कहते हैं एसिटल एल्डिहाइड। फिर एसिटल एल्डिहाइड फर्दर क्या होगा कि जो पहले स्टेप में जब ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है तो NAD कन्वर्ट होता है NADH के अंदर। अब जो इधर NADH बना है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा एसिटाइल एल्डिहाइड को, जैसे इलेक्ट्रॉन दिए तो एक इथाइल मतलब जो अल्कोहल है वो एज अ साइड प्रोडक्ट बेसिकली निकल जाती है, तो इसी को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है वो ईस्ट के अंदर होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज करते हैं बियर्स वाइन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड प्रोसेस इज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द प्रोसेस इन विच NADH ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू पाइरुवेट टू प्रोड्यूस लैक्टेट, दैट इज अ मतलब डेरिवेटिव ऑफ द लैक्टिक एसिड ही होता है, और उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा एज अ बाय प्रोडक्ट, देन उसको सिंपल हम लैक्टिक फर्मेंटेशन बेसिकली बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुवेट के अंदर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट। NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया पाइरुवेट में और वो फॉर्मेशन कर देगा लैक्टिक एसिड्स के अंदर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है होमोलैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होती है हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन। होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन कि एक ऐसी फर्मेंटेशन जिसके अंदर NADH अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा टू द पाइरुवेट, 2 मोल पाइरुवेट को करेगा और दोनों ही मोल पाइरुवेट के कन्वर्ट हो जाते हैं 2 मोल ऑफ द लैक्टेट के अंदर, मतलब केवल लैक्टिक ही एसिड प्रोड्यूस होता है, देन उसको हम कहते हैं होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन। एक होते हैं हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो NADH है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है पाइरुवेट में 2 मोल ऑफ पाइरुवेट, बट 1 मोल ऑफ पाइरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में, लेकिन दूसरा जो पाइरुवेट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल के अंदर। तो भाई हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन में 1 मोल ऑफ लैक्टेट बनता है और दूसरा मोल इथाइल अल्कोहल का बनता है। फिर आता है कि ये टोटल अबाउट था फर्मेंटेशन के बारे में कि कैसे कैसे फर्मेंटेशन होती है। अब ये था इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो
तो पायरुवेट के बाद अब जाएगी सेकंड जो साइकिल है, दैट इज अ क्रेब्स साइकिल। कि भाई क्रेब्स साइकिल क्या होती है? क्रेब्स साइकिल, इट इज कॉल्ड द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। It is take place in the matrix of the mitochondria, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोसेस बेसिकली होती है। इसमें होगा क्या कि क्रेब्स साइकिल है, सबसे पहले जो पायरुवेट के 2 मोल है वो कन्वर्ट होंगे 2 मोल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी, जो हमने पहले पढ़ लिया कि उसका क्या स्ट्रक्चर था, वो को एंजाइम लाइपोइक एसिड एंड द Mg2 पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर बेसिकली इधर यूज करते हैं। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, कि एसिटाइल को एंजाइम ए को उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिट्रेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंजाइम के द्वारा। फिर जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होगा सिस एकोनिट्रेट विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। आफ्टर दैट इसमें वाटर की प्रोडक्शन होगी, इस प्रोसेस में वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। फिर जो सिस एकोनिटेज होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइसोसिट्रेट, इसके अंदर वाटर है वो बेसिकली यूज किया जाएगा, वो उसमें एंजाइम है वो एकोनिटेज है, सिंपल होगा। फिर सिस सिट्रेट है वो दोबारा से हम मतलब उसको 2 तरीके से वो कन्वर्ट हो सकता है सिंपल अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। एक तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए अल्फा कीटोग्लूट्रेट में विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, कि जो सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एज अ एंजाइम को एंजाइम, या फिर क्या वो पहले कन्वर्ट हो ऑक्सैलोसक्सिनेट में, फिर वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। इस प्रोसेस में CO2 बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, जो ह्यूमन बींग CO2 को बाहर छोड़ता है वो क्रैब साइकिल से ही बेसिकली इस स्टेप से ही CO2 निकलती है। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनल को एंजाइम विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सक्सिनल को एंजाइम एक कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। फिर सक्सिनल को एंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज। फ्यूमरेट इट विल बी कन्वर्ट इनटू मैलेट विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड आफ्टर दैट जो मैलेट है वो ऑक्सो मतलब ऑक्सैलो एसीटेट में बेसिकली कन्वर्ट है वो हो जाता है। एंड एट लास्ट जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो दोबारा से सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट साइकिल बेसिकली चलती है कि हमने सिट्रेट से शुरू किया और सिट्रेट ही बेसिकली हमें मिल जाता है इस कंप्लीट प्रोसेस में। तो ये थी ओवरऑल क्रैब साइकिल, कि जिसमें बेसिकली हमें सिट्रेट मतलब एसिटाइल को एंजाइम जो पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम के अंदर बेसिकली कन्वर्ट है वो हो जाता है। अब इस प्रोसेस में कितने ATP प्रोड्यूस हुए उसके बारे में बताते हैं। इस प्रोसेस में 8 NADH प्रोड्यूस्ड हुए, 2 FADH2 and 1 GTP. 1 NADH is equal to the 3 ATP, so 8 NADH is equal to 24 ATP. 1 FADH2 that is equal to 2 ATP, और इस प्रोसेस में 2 FADH2 प्रोड्यूस है दैट इज इक्वल टू 4 ATP। एक GTP दैट इज इक्वल टू 1 ATP। सो जो टोटल इसमें 2 GTP प्रोड्यूस हुए तो वो 2 ATP के, तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ATP प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विल बी द 38 ATP बेसिकली प्रोड्यूस्ड है वो हो जाएंगे क्रैब साइकिल में। अब एक इफेक्ट दैट इज अ पेस्चर इफेक्ट, कि द इफेक्ट इन विच एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इज इनहिबिटेड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नोन टू विद द टर्म, जिसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसको रोका जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, देन उसको हम पेस्चर इफेक्ट बेसिकली बोलते हैं। अब जैसे ही एसिटाइल को एंजाइम बेसिकली बना, अब लास्ट स्टेप आते हैं दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ATP का प्रोडक्शन होगा विद द मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FADH2 और NADH टू द ऑक्सीजन एंड रिलीज द ATP बेसिकली रिलीज करती है। ये जो प्रोसेस है वो इट विल टेक प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ATP बहुत ही मेजर सोर्स होता है बिकॉज इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये प्रोसेस कैसे चलेगी कि भी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करना है तो वो कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं। कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के लिए सबसे पहले ये हमने बताया था कि भी मेम्ब्रेन में होती है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, एक होता है किम ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन के अंदर इट इज सिंपल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन को कैसे डिफाइन करेंगे, द मेटाबॉलिक पाथवे
occur in the inner membrane of the mitochondria, which take place the transfer of electron from NADH or FADH and passes the electron from one protein carrier to the another protein carrier. At the last, oxygen is a last carrier of the is a acceptor of the electrons. The oxygen accept this electron and convert it into the water molecule. Then this process is called the electron transportation chain. फिर कीमोऑस्मोसिस में क्या होगा कि अब जो आपके हाइड्रोजन पंप आउट हुए हैं वो पंप इन कर कर एटीपी प्रोड्यूस करते हैं. अब वो कैसे होंगे देखो. सबसे पहले होता है फोस्फोलिपिड लेयर, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं. एक ऊपर पोलर जो आपके राउंड शेप में होते हैं वो पोलर पार्ट होंगे, और जो बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नॉन पोलर पार्ट बेसिकली बोलते हैं. अब क्या होगा कि NADH है उसका ऑक्सीडेशन होगा. NADH का ऑक्सीडेशन तब होता है then it will be converted NAD plus टू इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा. अब जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे सबसे पहले प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर फर्स्ट. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होगा जिसके टॉप पे कोएंजाइम Q होगा. अब उसके अंदर जो आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है उसका नाम होता है इबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज. ये सिंपल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट होता है. ये बना किससे? FMN एंड द 8 क्लस्टर ऑफ आयरन एंड सल्फर. जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा NADH का, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट करे जाएंगे. जो पहला एक्सेप्टर होगा उनका वो होगा आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो जाएंगे कोएंजाइम Q तक. कोएंजाइम Q उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोक्विनोन. QH2 बेसिकली प्रिपेयर कर लेगा. अब सेकंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. ये वही कोएंजाइम है, वही एंजाइम है जिसका यूज करते हैं सक्सिनेट को फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए. ये वही कोएंजाइम है जिसका नाम है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. दैट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर सेकंड. अब जब FADH2 उसका क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन होगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू FAD प्लस इलेक्ट्रॉन. अब इन इलेक्ट्रॉन को पहले कौन लेगा? वो लेगा आपका प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड. प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड के ऊपर भी क्या होता है? एक एंजाइम को एंजाइम होगा, दैट इज अ Q. वो इलेक्ट्रॉन मतलब ये बेसिकली आपके आयरन के क्लस्टर से बना हुआ होता है. FeS क्लस्टर होता है. FeS क्लस्टर से बने हुए होते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है. आप क्या करेगा? जैसे को एंजाइम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्रोक्विनोन. अब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट भी हाइड्रोक्विनोन बना चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड भी हाइड्रोक्विनोन बना चुका है. कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ने हाइड्रोक्विनोन बनाए इन द प्रेजेंस ऑफ कि जब ऑक्सीडेशन हुआ NADH का, और इसने कब बनाए? कि जब ऑक्सीडेशन हुआ FADH2 का. अब क्या होगा? अब जैसे ही दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, दैट इज कॉल्ड द साइटोक्रोम C रिडक्टेज. इसमें साइटोक्रोम B होगा, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म में Fe3 पॉजिटिव, एंड साइटोक्रोम C होगा जो मोबाइल प्रोटीन है. कि मान लो ये आपका साइटोक्रोम B है, इसके ऊपर ही बेसिकली आपका साइटोक्रोम C बैठा हुआ होगा जो मोबाइल प्रोटीन है जो मूवमेंट करेगा. अब दोनों ही प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो QH2 है उसको प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास लेकर आएंगे. इस पोजीशन पे जाके जो QH2 है उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा एंड इट विल बी गिव कोएंजाइम Q, इलेक्ट्रॉन और H पॉजिटिव आयन बेसिकली मिलेंगे. इस प्रोसेस में एनर्जी भी बेसिकली प्रोड्यूस वो होगी जो मदद करेगी पंपिंग करने में. कि भी ये एनर्जी है जो इसमें प्रोड्यूस हुई, जब डिकम्पोजिशन हुआ तो पंपिंग होनी शुरू होगी. अब क्या करेगा? जो यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज है वो क्या करेगा कि जो H पॉजिटिव होंगे, 4 H पॉजिटिव हैं, वो मूव करेंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस. बट जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH से बेसिकली प्रोड्यूस हुए थे वो पंपिंग करेंगे. लेकिन इसके अंदर जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेशन है उसके अंदर कोई भी पंपिंग नहीं होती है. अब इलेक्ट्रॉन हम अब तक पहुंच चुके हैं साइटोक्रोम C के ऊपर. जैसे साइटोक्रोम C के ऊपर इलेक्ट्रॉन बेसिकली आए हैं, अब क्या होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन है वो डिकम्पोजिशन हुआ QH2 का, उसने इलेक्ट्रॉन को दिए. इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया साइटोक्रोम B
ऑक्सीडेज फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके वो रिडक्टेज फॉर्म, फिर रिडक्टेज फॉर्म दोबारा से इलेक्ट्रॉन को लूज करके फिर ऑक्सीडेज फॉर्म। तो इस तरीके से इधर से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड होंगे, फिर वो साइटोक्रोम सी पे होंगे। साइटोक्रोम सी में पहले उसकी ऑक्सीडेज फॉर्म होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्टेज फॉर्म में, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर वो दोबारा से उसकी रिडक्टेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। अब वो था मोबाइल प्रोटीन। मोबाइल प्रोटीन क्या करेगा, वो मूवमेंट शो कर कर वो जो आपका एंजाइम पहले इधर साइटोक्रोम बी पे था, अब वो सिंपल साइटोक्रोम मतलब जो फोर्थ प्रोटीन है उसके पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा सिंपल। अब फोर्थ जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, टर्मिनल ऑक्सीडेज, या फिर साइटोक्रोम AA3 बेसिकली बोलते हैं। इसमें सिंपल इलेक्ट्रॉन कैरी किया साइटोक्रोम सी, उसने दिया ऑक्सीडेज फॉर्म ऑफ दी साइटोक्रोम सी को, फिर वो रिडक्टेज फॉर्म, फिर अगेन ऑक्सीडेज फॉर्म, फिर वो साइटोक्रोम A3 जो साइटोक्रोम सेकेंड पार्ट है उसके पास जाएगा। फिर फाइनली उस प्रोसेस से जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तब ऑक्सीजन होगी जो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट किया उनको इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ऑक्सीजन इज अ लास्ट एक्सेप्टर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव टू फॉर्म द वाटर। कि भी इधर ये प्रोसेस खत्म हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन विल बी स्टॉप हेयर, कि भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई, वो मदद हुई आपके प्रोटीन न फिफ्थ के द्वारा। अब हमने बताया था कि जो आपका जब QH2 बना था वो साइटोक्रोम सी के पास लेकर गई थी। जब QH2 का डिकम्पोजिशन हुआ तब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, एनर्जी भी प्रोड्यूस्ड हुई थी। अब पहले केस लेते हैं कि जब केवल ऑक्सीडेशन हुआ NADH का, कि जब NADH का ऑक्सीडेशन हुआ तो जो भी वो मतलब साइड NADH का ऑक्सीडेशन जिसको गेन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को गेन किया था पहले कॉम्प्लेक्स ने। जैसे पहले कॉम्प्लेक्स ने उसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वो कन्वर्ट हो गया QH2 के अंदर, फिर वो साइटोक्रोम सी के पास गया, डिकम्पोजिशन एनर्जी रिलीज हुई। अब इस एनर्जी का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने यूज किया H पॉजिटिव को पंप आउट करने में, कि जो H पॉजिटिव है वो मैट्रिक्स से कहाँ चले गए, वो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए कि 4 H पॉजिटिव चले गए। फिर सेम एनर्जी साइटोक्रोम सी के पास है, उसने भी पंपिंग शो की एंड साइटोक्रोम सी रिडक्टेज मतलब प्रोटीन नंबर फर्स्ट, प्रोटीन नंबर थर्ड एंड प्रोटीन नंबर फोर्थ, तीनों ने ही क्या किया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली पंप आउट कर लिया। जो 4 प्रोटीन है वो मूव कर गए फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इसमें देखा कि जो टोटल प्रोटीन मतलब टोटल H पॉजिटिव है वो 12 H पॉजिटिव आइन है वो मूव कर गए फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब क्या हुआ कि भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है, मैट्रिक्स में कम है, तो एक प्रोटोन ग्रेडियंट बेसिकली प्रोड्यूस्ड हो गया। अब बात आई कि भी उसको कैसे कम किया जाए। कम करेगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ, जिसको हम ATP सिंथेज या फिर ऑक्सीसम भी कहते हैं। इसके अंदर एक है हेड जिसको हम डिनोट करते हैं F1 से, फिर आता है इसका स्टॉक जिसको हम नेक बोलते हैं उसकी, और एक होता है सिंपल इसका हेड जिसको हम डिनोट करते हैं F0 से। अब क्या करेगा कि जो मतलब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन जहां थी उधर से मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। 4 H पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ बेस वो हेड की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही वो एंजाइम मतलब जैसे वो H पॉजिटिव इस एंजाइम मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स होगा उससे पास आउट करेंगे, तो इसी प्रोसेस के दौरान क्या होगा कि जो ADP है वो कंबाइन करेगा इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP बेसिकली प्रोड्यूस्ड उधर हो जाएगी। अब देखा कि 4 H पॉजिटिव एक ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब ऑक्सीडेशन हुआ NADH का तो टोटल कितने H पॉजिटिव बम्प आउट हुए थे, वो हुए थे 12। एक ने मतलब 4 ATP मतलब जो 4 हाइड्रोजन है उसने एक ATP प्रोड्यूस की, तो 12 ने 12 मल्टीप्लाई 4 दैट इज द 12 मल्टीप्लाई मतलब जब एक ATP 4 से प्रोड्यूस हो रही है तो 12 से कितनी होगी, 12 से बेसिकली प्रोड्यूस होगी 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3 ATP बेसिकली प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ये पता चल गया कि जो 1 NADH है दैट इज इक्वल टू 3 ATP। अब सेकेंड केस लिया कि जब ऑक्सीडेशन होता है FeDH2 का, कि जब FeDH2 का ऑक्सीडेशन होगा तब हमें मिलेगा Fe+2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सक्सिनेट डी हाइड्रोजिनेज दैट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड वो गेन करेगा
उसका कोएंजाइम कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्विनोन के अंदर। अब वो अपने हाइड्रोक्विनोन है वो पहुंचेगा साइटोक्रोम सी के पास, दैट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। जैसे वो उसके पास पहुंचा तो अब उसने क्या किया, डिकम्पोजिशन होगा QH2 का, वो QH प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब Q प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव में मतलब एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। लेकिन जो पहले स्टेप में तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ने यूज की थी उस एनर्जी को, लेकिन इस स्टेप में जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है वो इस एनर्जी को यूज नहीं करता, मतलब वो पंपिंग शो नहीं करेगा, उससे कोई भी हाइड्रोजन पंप आउट नहीं होंगी। लेकिन साइटोक्रोम सी उस एनर्जी का यूज करेगा डिकम्पोजिशन होने वाली का, और 4 इलेक्ट्रॉन को पंप आउट कर देगी। फिर मोबाइल प्रोटीन है वो जाएगा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के पास, तो उसके पास भी एनर्जी है तो वो भी पंप आउट कर देगा। तो टोटल जब ऑक्सीडेशन हुआ FeDH2 का तो टोटल 8H पॉजिटिव है वो बेसिकली क्या हो गई, पंप आउट हो गई। अब वही फिफ्थ में मतलब फिफ्थ में जो कीमोस्मोसिस होगा उसके अंदर अब भाई प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, उसको कैसे कम किया जाए, वो होगा कि जब आपके पॉजिटिव है मतलब जो प्रोटॉन पार्ट है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे मूव करें, मीन जो आपके 8 होंगे वो मतलब विद हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ दैट इज ATP सिंथेसिस, उसके द्वारा वो नीचे आएंगे और ATP की सिंथेसिस कर देंगे। 4H पॉजिटिव एक ATP प्रोड्यूस करते तो 8 2 ATP प्रोड्यूस्ड होंगे। तो ये भी क्लेरिफाई हो गया कि 1 FeDH2 दैट इज इक्वल टू 2 ATP। सो ये प्रोसेस थी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर हुई कि भी कैसे NADH और FeDH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन किया और हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऑक्सीजन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वाटर रिलीज कर दिया। तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन। सेकेंड कीमियोस्मोसिस कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस होने की वजह से प्रोटीन जो प्रोटॉन थे उन्होंने मूव किया फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स एंड प्रोड्यूस द ATP दैट इज कॉल्ड द कीमियोस्मोसिस। अभी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये 4 स्टेप में चली। पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ द FN NADH एंड FeDH2 एंड इट विल गिव द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड में उन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैरियर, प्रोटीन फर्स्ट दैट इज कॉल्ड द इबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, फोर्थ साइटोक्रोम C रिडक्टेज। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड स्टेप में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन हुई, एट लास्ट ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट करने वाला था, ऑक्सीजन को उनको एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H पॉजिटिव इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लास्ट में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोड्यूस्ड हुआ वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ वो रिडक्टेज मतलब रिड्यूस्ड हुआ वो प्रोटीन कि जो आपके प्रोटॉन थे वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पे मूव हुए और ऑटोमेटिक ATP प्रोड्यूस बेसिकली हो गई। तो इस तरीके से जो हमने शुरू किया था कि भाई किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, तो वो हमने इस चैप्टर में ओवरऑल 4 मतलब 3 जो मेन प्रोसेस थी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से समझा कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, कैसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, फिर वो कन्वर्ट हुआ एसिटाइल को एंजाइम A के अंदर, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन की मदद से कीमोस्मोसिस की मदद से ATP में प्रोड्यूस्ड हो गया। ATP जिसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। ATP की फुल फॉर्म है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ADP combined with PI that is called the ATP। ADP होती है एडिनाइन डाइफॉस्फेट, जब वो कंबाइन करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में देन ATP की प्रोडक्शन बेसिकली हो जाती है, जो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल आवर टॉपिक। थैंक यू।